Hello students, my name is Shrija Srivastava, Chemistry Faculty in Motion Foundation. आज हम लोग NTSC स्टेज 2 में जो चैप्टर्स कवर करेंगे वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम 9th क्लास के 2 चैप्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर NTSC स्टेज 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिएगा। ये बहुत स्कोरिंग है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको 2 या 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर से आएंगे। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम इस चैप्टर के अंदर पूरी थ्योरी जो भी है वो कवर करेंगे। पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमारा क्या आता है कि एटम्स क्या होते हैं। एटम विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी पार्टिकल का या किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब एटम को सबसे छोटा बोला जाता था, आपने पढ़ा होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स आपने पढ़े होंगे कि एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, सेम एलिमेंट के सारे एटम सेम रहते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट रहते हैं। ये सारे पोस्टुलेट्स आपने पढ़े होंगे, उसके ड्रॉबैक्स भी पढ़े होंगे। ड्रॉबैक्स में आपको पता होगा आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स उनके क्या थे, ड्रॉबैक्स थे। आपने पढ़े होंगे कि सेम एटम के सारे एटम्स, सेम एलिमेंट्स के सारे एटम्स सेम नहीं होते, डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन C12, कार्बन C13, कार्बन C14। ये एक ही एटम है बट इनके अंदर मासेस का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, उनको क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स, जो कि बाद में डिस्कवर हुए थे, इसलिए इसके क्या हो गए, ड्रॉबैक हो गए। आइसोबार्स जिनका मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आप लोगों ने स्टेज 1 में पढ़ा होगा, कैल्शियम और आर्गन, मास इज 40, नंबर इज 18 और 20। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स, आइसोबार्स उसके क्या हो गए थे, ड्रॉबैक हो गए थे। तो एटम की अगर डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, या सबसे छोटा पार्टिकल। ठीक है, बट बाद में जब डिस्कवरी हुई तो पता चला कि एटम इज द नॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं, इट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 3 पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। इसमें याद क्या करना है आपको, साइंटिस्ट्स के नेम याद करने हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, बस आपको साइंटिस्ट के नाम लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो एटम्स जो है वो 3 सब पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो उनको वो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, सेम एलिमेंट भी कंबाइंड हो सकते हैं, डिफरेंट भी कंबाइंड हो सकते हैं। डिफरेंट कंबाइंड होते हैं तो उनको हम जनरली क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़े थे, कंपाउंड्स पढ़े थे कि डिफरेंट एलिमेंट्स जब फिक्स्ड रेशियो में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड्स बोला जाता है। ठीक है, अब आयंस क्या होते हैं, आयंस आर दी चार्ज स्पीशीज, जिन स्पीशीज के ऊपर चार्ज होता है। चार्ज कैसा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिस पे स्पीशीज पे होगा उसको हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। उनको एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं बोला जाता। ठीक है, बिकॉज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रल इन नेचर। तो आयंस 2 टाइप के, इनको क्या बोलेंगे, कैटायंस, इनको क्या बोलेंगे, एनायंस। किसी स्पीशी पे पॉजिटिव चार्ज है कैटायन, किसी स्पीशी पे नेगेटिव चार्ज है एनायन। ठीक है, अब कैटायन एनायंस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन पे क्वेश्चन बनते हैं फॉर्मूला मेकिंग पे। जैसे मान लीजिए बोला आपको कि इसमें एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन ये आयंस के ऊपर ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि एक मेटल M है जो ऑक्साइड बना रहा है। ऑक्साइड एक आयन होता है, किसका, ऑक्सीजन का, O2-। ऑक्सीजन कौन सा ऑक्साइड बनाता है, O2-। ठीक है, अब वो जो ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला है M2O3।
M2O3 बना रहा है तो आपको वैलेंसी आनी चाहिए। वैलेंसी कैसे, आपको पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो ये पे क्या होगा +3। केमिकल फॉर्मूला बनाना आपने 9th क्लास में सीखा है कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, दोनों की वैलेंसी को क्रॉस कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई फॉर्मूला M2O3 बन रहा है मतलब मेटल का जो भी है उस पे चार्ज कितना है +3, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2, क्रॉस करके क्या हो गया M2O3। अब वो पूछा फॉर्मूला अगर वही मेटल M मेटल नाइट्राइड के साथ बनाएगा तो क्या बनेगा नाइट्राइड। अब यहाँ पे वैलेंसी याद होनी चाहिए, मेटल की वैलेंसी क्या है +3, नाइट्राइड होता है -3, क्या बनेगा Mn। फॉर्मूला क्या बनेगा M और N, तो आंसर क्या हो जाएगा Mn। अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, मुझे याद क्या होनी चाहिए थी वैलेंसीज, चार्जेस याद होने चाहिए, नाइट्राइड, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, एक होता है नाइट्रेट, एक होता है नाइट्राइट, ये तीन होते हैं नाइट्राइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट। ये होता है N3-, ये होता है NO2- और ये होता है NO3-, ये याद करना पड़ेगा। ऐसे ही आप याद करिए सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, ठीक है। याद कैसे करना है, सल्फर S2-, सल्फाइड SO3-2-, सल्फेट SO4-2-, ठीक है। ऐसे ही कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है CO3-2-, बाइकार्बोनेट HCO3-, ये याद होने चाहिए। अमोनियम NH4+, तो प्लीज केटायंस एनायंस की जो वैलेंसीज हैं उन पे जो चार्जेस हैं उनको अच्छे से याद करिएगा। ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी होते हैं, इनके अंदर नंबर खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो अगर आपको सबके चार्जेस याद हैं तो इजीली आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, और आपके लिए ये क्वेश्चन क्या रहेगा स्कोरिंग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं, आयंस हमारा खत्म हो गया कि केटायंस एनायंस, सिर्फ आपको क्या याद करने हैं चार्जेस याद करने हैं, याद रखिएगा क्रॉस करके कैसे फॉर्मूला बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटम मॉलिक्यूल साइंस के बाद उस चैप्टर के अंदर आता है एटॉमिक मास एंड मास नंबर। एटॉमिक मास और मास नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उस चीज से हम क्या बताते हैं उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बताया जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और मास क्या होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से हम क्या निकालते हैं मास निकालते हैं, ठीक है। तो जो भी एटम होता है एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर बताएगा, सम ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपका क्या बताएगा मास बताएगा। इस पे एक टाइप का क्वेश्चन और बनते हैं, आइसोटोप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आइसोटोप्स का मैन्युफैक्चरिंग या आइसोटोप्स क्यों फॉर्म्ड होते हैं। आइसोटोप्स फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के नंबर डिफरेंस होने की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है आइसोटोप्स का। अब यहाँ पे आप देखिए तीनों में 666 क्या है प्रोटॉन्स हैं, अगर मास अलग हो रहा है तो मास अलग किसकी वजह से हो रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो न्यूट्रॉन्स का अगर नंबर डिफरेंट होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा आइसोटोप्स का फॉर्मेशन होगा। आइसोटोप्स आइसोबार्स के अलावा एक और दो स्पीशीज होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। इसमें नहीं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैं आपको बता देती हूँ विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं उनको क्या बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला नियॉन N3-, O2-, F-,
ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर मैं इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनूंगी तो सबके अंदर सेम है। नियॉन के अंदर कितने होंगे 10, नाइट्रोजन के अंदर कितने होते हैं 7, 3 माइनस चार्ज भी है तो कितने हो गए 10। ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं 8, 2 माइनस चार्ज भी है 10। फ्लोरीन के अंदर कितने होते हैं 9 और -1 चार्ज मिला के कितने हो गए 10। तो याद रखिएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, इनके अंदर कंफ्यूज मत होइएगा। आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, आइसोबार सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में के अलावा एक और चीज आपने पढ़ी होगी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है? सिंपल जो हम एटॉमिक मास निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। ठीक है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से निकालने के बाद न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स से मास निकालने के अलावा भी किसी टाइप के मासेस होते हैं जो आपने पढ़े होंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, फॉर्मूला मास और लास्ट होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये 4 टाइप के मासेस भी हम पढ़ते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास याद रखिएगा, इस पे थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। थ्योरी क्वेश्चन कैसा होगा कि जब किसी का भी मास हम आइसोटोप कार्बन C12 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, C12, ठीक है, तो C12 के रिस्पेक्ट में जब हम किसी का मास निकालते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास आइसोटोप C12 के रिस्पेक्ट में निकाला गया मास होता है और कुछ नहीं है। इस पे सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास हम किसके बेसिस पे निकालते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ C12 आइसोटोप, बस खत्म। नेक्स्ट होता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हम कब निकालते हैं? तो बेटा एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है इन द केस ऑफ आइसोटोप्स। अब मैंने बोला कि इस कंटेनर के अंदर कार्बन है, ठीक है, तो इस कंटेनर के अंदर किसके एटम्स है? कार्बन के एटम्स है। अब कार्बन के एटम्स है तो कोई से भी हो सकते हैं ना, C12 भी हो सकता है, C13 भी हो सकता है, C14 भी हो सकता है। मुझे क्या पता कि कौन सा एटम इसके अंदर ज्यादा है? C12 वाले ज़्यादा हैं, 13 वाले ज़्यादा है या 14 वाले ज़्यादा है? ठीक है, तो इसके अंदर अगर मुझसे पूछा जाएगा कि कार्बन का मास क्या है तो मैं 12 नहीं बोल सकती क्योंकि 13 वाला भी प्रेजेंट है, 14 वाला भी। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। ठीक है, हम पढ़ा होगा मैथ्स में, हम उस टाइम क्या निकाल लेते हैं? एवरेज निकाल लेते हैं। बट एवरेज निकालने के लिए आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, दैट इज अबेंडेंस। क्या होती है अबेंडेंस? मतलब कि C12 वाले कितना परसेंट प्रेजेंट है, 13 वाले कितना प्रेजेंट है, 14 वाले कितना परसेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। तो आपके पास अबेंडेंस होनी चाहिए। अबेंडेंस आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, तभी आप उसका क्या निकाल सकते हो? एवरेज एटॉमिक मास। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है, अब अगर आप क्लोरीन का मास पूछा जाएगा तो दोनों मास हो सकते हैं, 35 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है। तो मुझे एक क्लोरीन का एक ही मास चाहिए क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मैं दोनों क्लोरीन को स्पेस नहीं दे सकती। ठीक है, तो मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू अबेंडेंस प्लस मास इंटू अबेंडेंस अपॉन 100। मैंने 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि 2 आइसोटोप है। अगर 3 आइसोटोप होता तो प्लस मास इंटू अबेंडेंस, 4 आइसोटोप होते तो प्लस मास इंटू अबेंडेंस लिखती। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करूंगी? मास कितना है? पहला आइसोटोप 35, दूसरा आइसोटोप 37। अबेंडेंस, अबेंडेंस यहाँ पे रेशो में दे रखी है, आपको परसेंटेज में भी गिवन हो सकती है। 3:1 को मैं 75 और 25 भी लिख सकती हूँ अगर मैं परसेंट में लिखूं तो। ठीक है, 75% और 25% भी लिखा जा सकता है और 3:1 भी लिखा जा सकता है। तो वहां पे रेशो में गिवन हो या परसेंटेज में गिवन हो, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो 3:1 दे रखा है तो अबेंडेंस कितनी है? 3। अबेंडेंस कितनी है? 1 डिवाइड बाय 4। अगर यही चीज परसेंटेज में दी होती 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 100,
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 35.5, इसको भी सॉल्व करेंगे 35.5, मतलब एवरेज एटॉमिक मास कितना आया 35.5। ठीक है, डेटा आपको गिवन होगा, आइसोटोप में का मास और उसका जो अबेंडेंस है वो गिवन होगा क्वेश्चन में। कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है इसके ऊपर। ज़रूरी नहीं है आपको एलिमेंट दे, आपको एक्स करके भी दे सकते हैं कि एक्स के 3 आइसोटोप हैं, कुछ भी मास दे दिया 7, 8, 9, ठीक है। अब बोला जाएगा इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालो, वहाँ पे अबेंडेंस गिवन होगी, मास इंटू अबेंडेंस, मास इंटू अबेंडेंस, मास इंटू अबेंडेंस अपॉन 100। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास किस केस में निकाला जाता है, इन विच आइसोटोप्स आर प्रेजेंट, जहाँ पे आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के मासेस हमने पढ़ लिए, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास। थर्ड होता है मॉलिक्यूलर मास। आपको पता होगा मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, सारे एटम्स की मास को आप ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है CH3COOH, यही होता है इथेनोइक एसिड। इसका मास निकालना है, कैसे निकालूंगी, कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का मास 1, लेकिन टोटल कितने एटम है 4, यहाँ पे 3 है तो मैं पहले 1 इंटू 3 कर लेती हूँ, प्लस फिर कार्बन आया 12, प्लस 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 प्लस 1, आप प्लस करेंगे 16 यू आ जाएगा, है ना। तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। एक मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए कि सारे एटम्स का मास प्लस कर दो, H2SO4 है, पर यहाँ पे आपको मासेस याद होने चाहिए, याद कम से कम 20 तक एटॉमिक मास याद करने हैं। ठीक है, 20 तक एटॉमिक एलिमेंट्स के मासेस याद होने चाहिए। यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, ठीक है, 98 आ जाएगा यहाँ पे किसका, H2SO4। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब जब हम किसी मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मासेस। तो 3 टाइप के मासेस हो गए। चौथा आपका फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास में कुछ याद नहीं करना है, बस याद रखिएगा फॉर्मूला मास उनका निकाला जाता है जो कंपाउंड्स आयोनिक होते हैं। आयोनिक मतलब आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ी होगी। आयनिक बॉन्ड क्या होती है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनती है, दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जो शेयरिंग से बनती है इट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आयनिक जैसे NaCl, तो NaCl का मास इतना ही रहेगा बेटा, 58.5 ही रहेगा, है ना, बट ये आयनिक कंपाउंड है तो इसलिए इसके मास को फॉर्मूला मास भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि फॉर्मूला मास किस टाइप के कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, इट इज फॉर आयनिक कंपाउंड। तो 4 टाइप के मासेस हो गए, रिलेटिव, एवरेज, मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला। रिलेटिव C12 के रिस्पेक्ट में, एटॉमिक आइसोटोप्स, मॉलिक्यूलर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे एटॉमिक मासेस टॉपिक खत्म। ठीक है, एक और चीज याद आई मुझे कि आपने आयन्स पढ़े थे अभी, केटायंस और एनायंस। केटायंस एनायंस में याद रखिएगा, बहुत बेसिक चीज़ है, आपको पता भी होगी कि केटायंस फॉर्म होते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायंस फॉर्म होते हैं बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं साइज की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोडियम है Na+ और मेरे पास मैग्नीशियम है Mg2+, ये 2 आयन्स है। मुझसे पूछा जाए साइज बताइए कि किसका साइज छोटा है किसका साइज बड़ा है, तो याद रखिएगा इसने दोनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम है। अब क्योंकि पहले इसके पास 11 थे, इसके पास 12 थे, इसने 1 लॉस किया 10, इसने 2 लॉस किए 10, तो अब दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन इसके पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो केटायंस पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा साइज छोटा होता जाएगा, प्लस से 2+ से 3+ चार्ज बढ़ता गया, साइज छोटा होता गया। ठीक है,
एनायंस में याद करिए कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा साइज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आयनायंस कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के आने से। मान लीजिए मेरे पास है O2 माइनस और N3 माइनस, दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, दोनों के पास 10-10 ही है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में डिफरेंस है। तो प्रोटॉन्स रहेंगे तभी तो अट्रैक्शन होगा। प्रोटॉन्स किसके पास कम है? नाइट्रोजन के पास। तो यहाँ पे रिपल्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइज क्या होगा? ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव अगर बढ़ता है तो साइज छोटा, नेगेटिव अगर बढ़ता है तो साइज बड़ा। ठीक है, तो कैटायंस में हमेशा अब कंपैरिजन किया जाए कि आपके पास कैटायन है, एटम है और एनायन है। मान लीजिए I प्लस, I और I माइनस। I किसका सिंबल है? याद करिए, आयोडीन, आयोडीन का सिंबल है। तो I प्लस, I और I माइनस में साइज पूछा जाए तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? I माइनस का होगा। फिर सबसे छोटा साइज किसका होगा? I प्लस का। आयोडीन प्लस का साइज सबसे छोटा होगा, आयोडीन माइनस का साइज बड़ा होगा और एटम का दोनों के बीच का होगा। ठीक है, तो कैटायंस एनायंस में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, साइज के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, चार्ज के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने टॉपिक्स जो कवर किए हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला, एवरेज मास, एटॉमिक मास जो हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो साइज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं उसमें ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज साइज को छोटा करता है, नेगेटिव चार्ज साइज को बड़ा करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि एटम जब आ गए, ठीक है, बहुत सारे एटम्स डिस्कवर हो गए, तो बहुत सारे एटम्स डिस्कवर हो गए तो हमें उनका क्या करना था? अरेंजमेंट करना था। ठीक है, अब अरेंजमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? टेबल चाहिए, पीरियोडिक टेबल बनानी पड़ी। तो पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे है? पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा था कि क्या बताते हैं? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के बेसिस पे हमारी क्या होती है? पीरियोडिक टेबल सेट होती है। तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन है, मतलब उसके पास प्रोटॉन कितना है? 1 है ना। सेकेंड नंबर पे हीलियम है, मतलब उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 2। तो प्रोटॉन्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐड होता जाएगा। तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर्स के ऊपर। ठीक है, अब जब एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर होने के बाद ये सोचा गया कि एटम्स दिखता कैसा होगा, एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कहाँ होंगे। तो आपको पता होगा कि एटम्स के अंदर हम कैसा इमेजिन करते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास क्या है? शेल्स है। इस न्यूक्लियस में क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और शेल्स में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे एक चीज, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं कि न्यूक्लियॉन्स इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर रहते हैं। अब ये जो अरेंजमेंट था, मैंने ऐसा क्यों बनाया, इसके ऊपर भी थ्योरीज आई थी। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि एटम ऐसे ही अरेंज होगा, इसके ऊपर भी थ्योरीज आई थी। तो आपने थ्योरीज में पढ़ा होगा, सबसे पहले जो मॉडल आया था जिसको हम एटॉमिक मॉडल्स बोलते हैं, एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले आपने पढ़ा था जे थॉमसन मॉडल। ठीक है, जे थॉमसन मॉडल क्या था? प्लम पुडिंग भी बोला जाता है। उसके अंदर क्या था कि उसने बोला कि एक स्फेयर है, उस स्फेयर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, क्योंकि तब तक न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं होने की वजह से उन्होंने कहा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हैं वो सब एक साथ कंबाइंड फॉर्म में है, एम्बेडेड फॉर्म में है, और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो थी रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट क्यों हो गई? क्योंकि अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे आगे, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट की वजह से ये थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई, क्योंकि उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो उसके ऊपर सेट नहीं हो रही थी। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? इस पे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन अगर बनता है तो बस कि प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल किसको बोला जाता है? जे थॉमसन मॉडल को बोला जाता है। बस इतना याद रखिएगा, प्लम पुडिंग नाम याद रखिएगा। ठीक है, कि प्लम पुडिंग मॉडल किसको बोलते हैं? जे थॉमसन मॉडल को। अब
ये रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट किसकी वजह से हुआ? रदरफोर्ड की वजह से। रदरफोर्ड ने क्या किया था? अल्फा रे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर क्या थी? एक गोल्ड फॉइल थी, ठीक है। उस गोल्ड फॉइल पे किसका बोम्बार्डमेंट कराया गया? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के लिए एक चीज याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। अल्फा के ऊपर चार्ज होता है 2+ और उसका मास होता है 4। हीलियम में भी आप याद करिए कि हीलियम का मास कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का टोटल सम कितना हो गया? 4, और प्रोटॉन की वजह से चार्ज कितना होगा? +2, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल इज व्हाट? हीलियम न्यूक्लियस। उसको कंपेयर किया जाता है हीलियम न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? एक गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया गया। आपने पढ़ा होगा कि कुछ पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए, कुछ थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए और कुछ वापस आ गए, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर, ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, आप याद रखिएगा बस कि स्ट्रेट क्यों चले गए? बहुत सारा स्पेस क्या था? खाली। थोड़े से डिफ्लेक्ट क्यों हुए? क्योंकि शायद वो एक ऐसे पार्टिकल से टकराए जो क्या थे? ऑलरेडी पॉजिटिव थे, तो वहां हो गया? रिपल्शन हो गया। वापस क्यों आ गए? क्योंकि वो डायरेक्टली एक ऐसी जगह पे स्ट्राइक हुए जहाँ पे बहुत सारा कंसंट्रेटेड अमाउंट में क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। तो उस कंसंट्रेटेड अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या बोला? न्यूक्लियस बोला। तो रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी करी? न्यूक्लियस। तो 4 चीजें याद करनी है, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक और रदरफोर्ड। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन प्रोटॉन्स, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई बाय रदरफोर्ड। उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था? कि आपके पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है ना, प्रोटॉन्स, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ये भी रिजेक्ट हो गया। क्यों? मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल ने कहा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करेगा तो आफ्टर सम टाइम इट विल लूज इट्स एनर्जी, रेडिएट इट्स एनर्जी एंड फाइनली मर्ज इनटू द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस में आके क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। तो दिस थ्योरी इज रिजेक्टेड, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल भी रिजेक्ट हो गया। लास्ट में क्या आया? बोस मॉडल। बोस मॉडल में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने शेल्स बोल दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में रहेगा, शेल से बाहर नहीं जाएगा, जिसको हम बोलते हैं KLM या 1 2 3 भी बोला जा सकता है। नंबर ऑफ शेल को किससे बताते हैं आप? N से बताते हैं, ठीक है। तो KLMN बताया, शेल बताए कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी ही शेल में रहेगा, वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेगा। अब हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? इसके लिए भी उन्होंने फॉर्मूला दिया, दैट इज 2n²। फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट शेल में 8, थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में 32, ऐसे नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, ठीक है। तो ये थी एटॉमिक मॉडल। 3 पढ़ते हैं हम, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोस मॉडल, ठीक है। 9th क्लास में आपके ये 3 मॉडल्स आते हैं। तो यहाँ पे आपका 9th क्लास का जो भी टॉपिक है वो खत्म होता है। अब एटॉमिक मॉडल आ गया, एटम्स का अरेंजमेंट पता चल गया, धीरे धीरे नए एलिमेंट्स और क्या होते गए? डिस्कवर होते गए। तो उनको स्टडी करने के लिए कि अब मैं बहुत सारे एलिमेंट है, अब 118 एलिमेंट आ गए, मुझे हर एक एलिमेंट को स्टडी करना है। स्टडी कर ली मैंने, तो मैं चाहती हूँ कि दूसरे के लिए ईजी रहे, मैं इनको ऐसे अरेंज कर दूँ ताकि बच्चा इजीली समझ जाए कि इस लाइन के सारे एलिमेंट्स ऐसी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो इसके लिए क्या आई? पीरियोडिक टेबल आई, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को धीरे धीरे जो डिस्कवर होते गए उनको अरेंज करना स्टार्ट किया गया, ठीक है। पहला, अब अरेंजमेंट कैसे करें? अरेंजमेंट के लिए 2 बेसिस थे, ठीक है। पहला जो बेसिस लिया गया वो गलत था, बाद में जाके गलत हुआ, दैट इज एटॉमिक मास। सबसे पहले किसके बेसिस पे स्टार्ट किया? मास के बेसिस पे, कि एलिमेंट्स का जो मास होगा उसके बेसिस पे अरेंज करेंगे, ठीक है। तो पहली थ्योरी देने वाले कौन थे? डॉबिनियर।
सबसे पहले पीरियोडिक टेबल कैसे बनेगी या उसमें एलिमेंट कैसे अरेंज होंगे वो किन्होंने बताया था, डॉबिनियर ने बताया था। डॉबिनियर ट्रायड्स ऑफ लॉ। डॉबिनियर आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर क्या थे कि 3 एलिमेंट्स के ग्रुप होंगे, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप होंगे। फर्स्ट और लास्ट के जो एलिमेंट्स का जो मास होगा उसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो सेकंड वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, डॉबिनियर ट्रायड्स कौन कौन से थे? लिथियम, सोडियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट का ट्रायड था। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, ऐसे उन्होंने कुछ ट्रायड्स बनाए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बट इन ट्रायड्स का ड्रॉबैक क्या था कि सारे एलिमेंट्स ऐसे सेट नहीं हो पाए, कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे, सिर्फ 3 या 4 ट्रायड्स बनाए, उसके बाद एलिमेंट सेट नहीं हो पाए। सेट नहीं हो पाए तो ये थ्योरी क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। ठीक है, तो डॉबिनियर लॉ ऑफ ट्रायड्स पे क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको एक ट्रायड दे दिया जाएगा, ठीक है, आपको लिथियम और पोटेशियम का मास दे के पूछेंगे कि सोडियम का मास कितना होगा। और ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट्स दिया जाए, आपको ऐसे ए बी सी करके भी दे सकते हैं कि आपके पास 3 एलिमेंट है ए बी सी, ए और सी का मास दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू डॉबिनियर लॉ बी का मास कितना होगा। तो कैसे निकालना है? ए और सी के मास को प्लस करिए, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो डॉबिनियर ट्रायड आपको याद क्या करना है कि किसके बेसिस पे था? एटॉमिक मास के बेसिस पे। ट्रायड्स दिए जा सकते हैं कि कौन सा ट्रायड डॉबिनियर ट्रायड नहीं था, तो ट्रायड्स याद करके जाइएगा कि कौन कौन से डॉबिनियर ट्रायड्स हैं, बाकी जो ऑप्शन में नहीं हो वो गलत है। ठीक है, तो डॉबिनियर ट्रायड्स 3 या 4 ही हैं, आपको बस उतने ही लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट आई न्यूलैंड। न्यूलैंड के अंदर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको उसका स्टेटमेंट याद होना चाहिए। न्यूलैंड ने बोला कि आप एलिमेंट्स को मास के बेसिस पे ही अरेंज करो। ठीक है, एटॉमिक मास के बेसिस पे ही अरेंज होंगे। आफ्टर 7th एलिमेंट, जो 8th एलिमेंट होगा वो फर्स्ट के नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप 7 एलिमेंट्स को अरेंज करो और 8th एलिमेंट फर्स्ट के नीचे आ जाएगा। ऐसे करके उन्होंने अरेंज किया, वो भी किसके ऊपर था? एटॉमिक मास के ऊपर। दिक्कत कहाँ आई कि 20 तक ही अरेंज हुआ, उसके बाद अरेंजमेंट नहीं हो पाया, तो वो थ्योरी भी क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। सबसे सक्सेसफुल थ्योरी किसकी मानी जाती है? मेंडलीव की। ठीक है, मेंडलीव ने भी लेकिन किसके ऊपर ही अरेंज किया था? मास के ऊपर ही अरेंज किया था, एटॉमिक मास के ऊपर ही अरेंजमेंट था। लेकिन उसने ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट किया था उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स की जो पोजीशन थी वो सही थी। कुछ एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन भी की थी, जैसे आपने पढ़ा होगा ई का एल्यूमिनियम, ठीक है, ई का बोरोन, गैलियम की, सिलिकॉन की, उन्होंने क्या करी थी? डिस्कवरी, प्रिडिक्शन करी थी कि आगे जाके ये एलिमेंट्स मिलेंगे, तो उनके लिए उन्होंने स्पेस भी ब्लैंक छोड़ा था। ठीक है, कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स आपने पढ़ी होगी, तो ये ज़रूर याद करिएगा कि मेंडलीव ने किस किस एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया था और बाद में जाके डिस्कवर हुए। ठीक है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये एलिमेंट्स क्या थे? बाद में जाके डिस्कवर हुए थे। ठीक है, तो मेंडलीव की थ्योरी भी किसके ऊपर थी? एटॉमिक मास के ऊपर ही थी। सबसे लास्ट में जो थ्योरी आई, क्योंकि मेंडलीव की थ्योरी भी गलत हो गई क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट अरेंज नहीं हो पा रहे थे, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, तो लास्ट में मोजले की थ्योरी आई और मोजले ने उसको किस पे अरेंज किया? एटॉमिक नंबर के ऊपर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के ऊपर आपके पीरियोडिक टेबल अरेंज होता है। तो पीरियोडिक टेबल के ऊपर सिर्फ क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन बनता है, बस याद रखिएगा नाम डॉबिनियर, न्यूलैंड और मेंडलीव, इन तीनों ने एटॉमिक मास पे अरेंज की थी, मोजले ने एटॉमिक नंबर पे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी किसके ऊपर अरेंज होती है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। ठीक है, लास्ट टॉपिक है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। जब सारे एलिमेंट्स अरेंज हो गए तो उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी थी, तो प्रॉपर्टीज याद करिएगा कौन कौन सी। एक तो साइज, ठीक है, अब साइज कैसे बताना है? लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट क्या होगा? टॉप टू बॉटम क्या होगा? लेफ्ट टू राइट बेटा साइज डिक्रीज होता है,
याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। अगर मुझसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में पूछा जाएगा तो लेफ्ट टू राइट फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा, नाइट्रोजन का साइज बड़ा होगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम में पूछा जाए मान लो हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, तो सोडियम का साइज सबसे बड़ा होगा, हाइड्रोजन का छोटा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता है, टॉप टू बॉटम साइज बड़ा होता है। ठीक है, इसमें मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी पूछा जाता है, तो मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक मतलब जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे, नॉन मेटालिक जो इजीली इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, जिसका साइज छोटा होगा इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो जब हम नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है, बड़ा होता है, साइज बड़ा होगा तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, छोटा, साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली आ जाएगा, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम मेटालिक इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक इंक्रीज। ठीक है, तो ये कुछ पीरियोडिसिटी है। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि एलिमेंट्स कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, किस फॉर्मेशन में प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो साइज और मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर जरूर याद कीजिएगा। ऑक्साइड्स है ना, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, अगर आप मेटल के ऑक्साइड्स देखेंगे तो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स देखेंगे दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं। तो ये आपके जो चैप्टर था ये इसका पूरा इंट्रोडक्शन था। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है कि टू एलिमेंट्स ए एंड बी, 13 और 8 इलेक्ट्रॉन्स, ए बी है, इसके पास 13 प्रोटॉन है, इसके पास 8 प्रोटॉन्स है। इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 14 एंड 8, इसके पास न्यूट्रॉन 14 है और इसके पास न्यूट्रॉन 8 है। तो द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए एंड बी, तो फॉर्मूला मास पूछा है, तो फॉर्मूला मास का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला मास का मतलब कुछ नहीं होता, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स का मास निकाल लो। तो यहाँ पे कितना होगा 27, यहाँ पे कितना होगा 16, मतलब ए जो है 27 मास वाला है, बी 16 प्लस करेंगे 43, मतलब फॉर्मूला मास क्या हो गया, सिंपल ए और बी का मास। ए और बी का मास कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन करके मास निकाला और मास को ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसका मास कितना होगा 43। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स हैज KLm शेल। अब ये KLm आपने पढ़ा था बोज मॉडल, बोज ने दिए थे ये नोटेशंस की जो शेल्स होंगी वो KLmn आगे जाती जाएंगी। ठीक है, अब इसके पास K शेल है, M शेल है, N शेल है। ठीक है, इट रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म अ कंपाउंड NaX। अब अगर ये क्वेश्चन होगा तो ये केमिकल फॉर्मूला से भी क्या करता है, रिलेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन इन M शेल पूछ रहा है। अब NaX अगर बना रहा है तो सोडियम की वैलेंसी आपको याद हो तो +1 होती है, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, तो ऑब्वियस सी बात है X की शायद -1 होगी, तभी ये फॉर्मूला बनेगा, है ना। मतलब X की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो X की वैलेंसी 1 होना मतलब है ना, लास्ट शेल में या तो 1 होंगे या 7 होंगे, तभी वैलेंसी 1 होती है। अब 1 होगा तो 1 होगा तो वो तो मेटल होगा, तो मेटल मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, इट मींस इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे। ठीक है, तभी तो मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन होगी। आप इजीली याद देख सकते हैं, या तो NaCl बनेगा या NaF बनेगा या NaI बनेगा या NaBr बनेगा, सबके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तभी वैलेंसी क्या होती है, 1। ठीक है, तो ये पूछा है कि M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, वैलेंसीज याद होगी, चार्जेस याद होंगे, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 17 इज प्लेस्ड इन ग्रुप 17। एटॉमिक नंबर 17 याद कर लीजिए, कौन होगा, क्लोरीन ही हो सकता है। 17 एटॉमिक नंबर का तो एक ही एलिमेंट होता है, तो 17 नंबर का एलिमेंट कौन है, क्लोरीन। ठीक है,
ग्रुप 17 में भी रहता है। ग्रुप 17 को आप याद करिए हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, हेलोजेंस बोला जाता है। ठीक है। एलिमेंट विद एटॉमिक 9 इज प्लेस्ड अबव एंड विद 35 प्लेस्ड बिलो इट। 9 नंबर का क्या होता है? फ्लोरीन। 35 नंबर का क्या होता है? फ्लोरीन ब्रोमीन। क्या नेक्स्ट क्या आएगा? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये ब्रोमीन आएगा। और इनके दोनों के बीच में क्लोरीन कितना नंबर? 17 नंबर। ठीक है, बाकी सारी चीजें किसी काम की नहीं है। अब आपका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नहीं, चलिए देखते हैं। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 16 इज प्लेस्ड लेफ्ट, तो क्लोरीन के लेफ्ट कौन होगा? सल्फर। ठीक है। और 18 इज प्लेस्ड राइट, तो ये क्या होगा? आर्गन। मतलब सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 18 इज 0। एटॉमिक नंबर 18 आर्गन 0 होगी। लास्ट ग्रुप 0 ग्रुप पढ़ते हैं हम, इनकी वैलेंसी 0 क्यों होती है? क्योंकि किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, मतलब स्टेटमेंट सही है। एलिमेंट विद सेम वैलेंसी हैव एटॉमिक नंबर 16, 17 और 18। 16, 17, 18 की वैलेंसी सेम होगी। गलत चीज है। ये सल्फर है, ये क्लोरीन है, ये आर्गन है। वैलेंसी 2, 1 और 0। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9, 17, 35 इज 1। तो 9, 17, 35 एक ही ग्रुप के हैं, सबकी वैलेंसी क्या होगी? सेम होगी। ये स्टेटमेंट भी सही है। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 17 इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। 17 नंबर का कौन है? क्लोरीन है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन 16। 16 नंबर का कौन है? सल्फर। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज एबिलिटी टू पुल दी इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पुल करना है। ठीक है, मतलब नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा होना चाहिए। तो लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। मतलब क्लोरीन की नॉन मेटालिक करेक्टर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। किससे? सल्फर से। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि क्या 17 नंबर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन 16? तो यस, 16 से ज्यादा होगा। एंड 35 भी। तो 35 पे कौन है बेटा? ब्रोमीन। आप क्या ब्रोमीन से भी ज्यादा होगी? यस, ब्रोमीन का साइज क्या हो गया? बड़ा। साइज बड़ा होगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा। साइज छोटे होने पे इलेक्ट्रॉन इजीली गेन होता है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से भी ज्यादा होगी और ब्रोमीन से भी ज्यादा होगी। सल्फर से क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या है? छोटा है ना। ब्रोमीन से ज्यादा क्यों होगी? सेम रीजन, क्लोरीन का साइज छोटा है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट सही हैं। कौन से? ए, सी एंड डी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एन एलिमेंट एक्स हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287। इजी सा क्वेश्चन है। 281 सोडियम, 287 क्लोरीन। ठीक है, अब वो पूछा है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी? कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी? तो इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स, बेटा ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, सही है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन प्योर सॉलिड स्टेट। ये चीज मैटर करती है। सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नहीं करता है, एक्वस या मोल्टन या फ्यूड स्टेट में ही करेगा। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट लिख दिया। सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी नहीं होती है, मोल्टन, फ्यूज्ड और एक्वस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आगे के भी पढ़ लेते हैं। ब्रेक डाउन इनटू पीसेस व्हेन बीटन विद एयर हैमर। तो सही बात है, नमक को आप तोड़ोगे वो टूट जाएगा। सॉल्युबल इन वाटर, यस, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। कोवेलेंट, प्योर कोवेलेंट सॉल्युबल नहीं होते। तो यहाँ पे सेकंड इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट ये हम सॉल्व कर चुके हैं, ये भी हो गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा अरेंजमेंट दे रखा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड बनाना है। तो अभी मैंने बताया आयनिक और कंपाउंड और कोवेलेंट। आयनिक मतलब
शेयरिंग, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 मेटल्स की लाइन है, जनरली 14 मेटलॉइड्स होते हैं, 15, 16, 17 नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये याद रखना, मेटल नॉन मेटल आयनिक बनाते हैं, मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। मेटल प्लस नॉन मेटल। कोवेलेंट बनाने के लिए जनरली नॉन मेटल और नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल और नॉन मेटल जनरली क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा है, RQ2, RQ2। तो यहाँ पे देखिए R भी और Q दोनों सेम ग्रुप के हैं। इनको मैं जनरली अगर आप इमेजिन करना चाहते हैं तो सल्फर और ऑक्सीजन कर लीजिए, है ना। यहाँ पे सल्फर ही आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आता है। सेकेंड पीरियड में सल्फर आएगा, थर्ड पीरियड में थर्ड में सल्फर आएगा, सेकेंड में ऑक्सीजन आएगा। कंपाउंड भी बता सकते हैं हम SO2, ठीक है। तो ये क्या होगा, कोवेलेंट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे भी A और T। A फर्स्ट ग्रुप का है और T 17 का, मेटल और नॉन मेटल, कौन सी बॉन्ड, आयनिक। JQ, J मेटल और Q नॉन मेटल, बॉन्ड क्या बनेगी, आयनिक। नेक्स्ट JX2 मेटल और नॉन मेटल, क्या बनेगी, आयनिक। तो कोवेलेंट बनाने वाला कौन है, RQ2, ठीक है। तो याद रखिएगा मेटल 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 बॉन्ड बनाते ही नहीं है, ठीक है। मेटल नॉन मेटल आयनिक, नॉन मेटल जनरली कोवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन पे। इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आपको इक्वेशन में दी है लेड नाइट्रेट। अब यहाँ पे देख लीजिए लैंग्वेज दे रखी है, तो आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, तभी आप बैलेंस कर पाएंगे। लेड नाइट्रेट बनाते हैं, लेड Pb, नाइट्रेट बताया था आपको NO3, लेड इज +2, नाइट्रेट -1, कैसे बनेगा, Pb NO3 होल ट्वाइस क्रॉस NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम और क्लोराइड इज Cl, एल्यूमिनियम +3 क्लोराइड -1, क्या बनेगा, AlCl3, ठीक है। बना गया एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम और नाइट्रेट, एल्यूमिनियम इज +3, नाइट्रेट इज -1, क्रॉस करेंगे AlNO3 होल थ्राइस, AlNO3 होल थ्राइस, ठीक है। नेक्स्ट लेड क्लोराइड, +2 -1 PbCl2। ये आप क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको चार्जेस याद है, अदरवाइज ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि चार्जेस जरूर से याद करिए, एनायंस और केटायंस के चार्जेस आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। बैलेंस करना आपने सीखा ही है। यहाँ पे कितना है Pb के, Pb 1 बैलेंस है, NO3 के 2 हैं, वहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, दोनों के कितने हो गए, 6 हो गए। अब लेड के चेंज हो गए, लेड 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए। लास्ट चेक कर लीजिए क्लोरीन 6 है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है। बैलेंस हो गई 3 2 2 3, 3 2 2 3, ठीक है। बट मैं बार बार बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन तभी हो सकता है जब आपको केटायंस एनायंस के चार्जेस याद हों, अदरवाइज यहाँ पे आप फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं नाइट्राइड नाइट्राइड में, सल्फेट सल्फाइड और सल्फाइड में। एक छोटी सी ट्रिक है, याद कर लीजिएगा, जिसके नाम के आगे आइड लगा है, आइड, वो जनरली एक नॉन मेटल होता है, सिंगल, जैसे सल्फाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, आइड, नॉन मेटल के नाम के आगे आइड लगा होता है, नॉन मेटल आइड, ठीक है।
और बस उनके आपके चार्जेस याद करने हैं। चार्जेस याद करना सिंपल है, नाइट्रोजन फैमिली है 3 होगा, ऑक्सीजन फैमिली है 2 होगा, फ्लोरीन फैमिली है 1 होगा। ठीक है, तो 3 ही फैमिली के तो याद करने हैं, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और फ्लोरीन फैमिली। इनके एलिमेंट्स याद होंगे तो आप अपने आप चार्जेस याद कर सकते हैं। फिर कंफ्यूजन आता है सल्फाइड सल्फेट में, आइट और एट में। आइट छोटा वाला होता है, एट बड़ा वाला होता है, जैसे SO3 और SO4 8। जैसे आइट नाइट्राइड और नाइट्रेट, NO2 और NO3, कंफ्यूजन नहीं होगा। 8 बड़ा वाला, SO4 बड़ा है, NO3 बड़ा है, बड़ा मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है। आइट SO3, नाइट्राइड NO2। ठीक है, अब इन पे चार्ज याद रखिएगा, दोनों पे 2 माइनस होता है और इन पे माइनस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तभी होंगे जब चार्जेस लर्न होंगे, तो प्लीज अच्छे से चार्जेस लर्न करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है आपका रदरफोर्ड से। आपके पास है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। सब में कॉमन चीज देखेंगे तो सारे मेलेबल हैं, सबकी शीट बनाई जा सकती है, बट मेलेबिलिटी अलग अलग होगी। हाईएस्ट मेलेबिलिटी गोल्ड की मानी जाती है, सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी किसकी होती है? गोल्ड की। उसके बाद होती है सिल्वर की। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है एल्यूमिनियम और कॉपर में, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है सबकी याद करना, आप ऑप्शन से जाइए। हाईएस्ट मेलेबिलिटी वाले कौन होते हैं? गोल्ड और सिल्वर, तो सबसे ज्यादा गोल्ड की होती है, तो ये 2 ऑप्शन में आएंगे। उसके बाद सिल्वर आएगा, पर ये एल्यूमिनियम है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपको हर चीज याद करनी है, आप बाय ऑप्शन भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें बस यही पूछा है कि थिकनेस पूछी है, तो थिकनेस आप बता दीजिए, गोल्ड की सबसे ज्यादा होगी, फिर सिल्वर की होगी, फिर कॉपर की, एंड देन एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन हेल्प अ केमिस्ट्री स्टूडेंट टू प्रिडिक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी चीज किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी को बताने में हेल्प करती है। तो ऑप्शन देखते हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो सही बात है, अगर लेफ्ट साइड होगा तो जनरली हम बोलते हैं क्या है? मेटल्स। राइट साइड होगा तो क्या होगा? नॉन मेटल्स। हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं इजीली, साइड मेटल, राइट साइड नॉन मेटल, मतलब ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही हो गई। एटॉमिक नंबर तो बताता ही है, अगर मुझे कोई बोलेगा कि 17 नंबर है तो मैं इजीली बता सकती हूँ कि ये वो नॉन मेटल होगा। ठीक है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेल्स आप इनफाइनाइट, हर एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होती हैं, किसी की भी फिक्स नहीं होती, बस हम वो कंसिडर करते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल रहा है, नंबर ऑफ शेल बोल रहा है, तो नंबर ऑफ शेल से आप किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं बता सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो तो बता सकते हो। तो लास्ट ऑप्शन यही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 है तो मेटल है, 2 है तो भी मेटल है, 7 है तो नॉन मेटल है, 6 है तो नॉन मेटल है। इससे मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज पता चल जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, आपको पता होगी कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होते हैं उनमें आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। फर्स्ट में 1 होंगे, फिर सेकेंड होंगे, 13 में 3 होंगे, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो थर्ड का ऑप्शन ये और ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अ सर्टेन सैंपल ऑफ एलिमेंट। अच्छा, ये आपका रिलेटिव के ऊपर वापस से क्वेश्चन आ गया कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते, बताया था, एटॉमिक नंबर प्लस एवरेज अबंडेंस। तो इसकी अबंडेंस देखिए परसेंटेज में दे रखी है, 60 इंटू 69 प्लस 14 इंटू 71 अपॉन 100। एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैंने रेशो के लिए लिया था और एक ये परसेंटेज में, परसेंटेज मास इंटू अबंडेंस, मास इंटू अबंडेंस अपॉन 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से 69.8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो आंसर है 69.8। नेक्स्ट है लैटिन नेम्स। लैटिन नेम्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं क्यूप्रम कॉपर का, अर्गेंटम सिल्वर का, प्लम्बम लेड का, कैलियम पोटेशियम का, ऑरम गोल्ड का, हाइड्राग्राम मरकरी का। तो ये कुछ नाम याद करने पड़ेंगे। तो लैटिन नेम्स के बेसिस पे पूछा है, कैल्शियम का नहीं होता, इसमें तीनों का होता है, अर्गेंटम, ऑरम और कैलियम, ठीक है। क्लोरीन का नहीं होता, आयरन का होता है, फेरम, सोडियम का होता है, नेटेरियम, सीजियम का नहीं होता। तो लैटिन नेम्स प्लीज याद कर लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। नेक्स्ट, वैलेंसीज ऑफ टिन। टिन की क्या वैलेंसी है? कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी वेरिएबल होती है, याद रखिएगा। जनरली लेड और टिन पूछा जाता है। लेड और टिन दोनों +2 और +4 शो कर सकते हैं, +2 भी शो करते हैं और +4 भी शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होती क्या है? एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द एटम, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाता है? एटॉमिसिटी। तो यहाँ पे ओजोन, ओजोन इज O3। O3 का मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3 है, तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 3। नेक्स्ट इज H2SO4। कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 2, 3 और 4, 7। एटॉमिसिटी कितनी होगी? 7। तो एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे हमने इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे डिस्कस कर लिए हैं। आपका जो चैप्टर है, 3 चैप्टर्स इसके अंदर मैंने मर्ज किए थे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा जो आपका इसके अंदर आया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पूरा थ्योरी चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट लेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर प्लीज़ कैटायंस एनायंस, साइंटिस्ट के नेम, लैटिन नेम, इन सब चीज़ों पे प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करिए, इजीली आप नंबर गेन कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे आगे के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मोशन फाउंडेशन पे बने रहिए। थैंक यू।